Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called The Nun, जो कि आई थी सन 2018 में। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो यही मूवी इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी बन जाती है जो कि एग्जिस्ट करती है 1952 की टाइमलाइन से। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा इसके बाकी के पार्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे, एज वेल एज द नन का पार्ट 2, फिर एनाबेल के बाद में द कॉन्जरिंग और कॉन्जरिंग के बाद में एनाबेल के अपकमिंग पार्ट्स, और फिर हाल ही में जो द कॉन्जरिंग का लास्ट पार्ट आया है यानी कि द डेविल मेड मी डू इट। तो इस तरीके से ये कुछ सीरीज है। अगर बात करी जाए रिलीजिंग ऑर्डर की तो इन सभी के ईयर्स एज पर रिलीजिंग डेट अलग अलग हैं, मगर स्टोरी लाइन की अगर बात करी जाए तो यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और वैसे भी आप सभी की काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि अभी तक कोई हॉरर मूवी नहीं आई है, तो ठीक है, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें इस कहानी का 1952 में बेस्ड एक चैपल या फिर कहें कि एक पुराना चर्च दिखाया जाता है जिसका नाम होता है द एबे ऑफ सेंट कार्टा, जिसके अंदर हम दो नन्स को देख पाते हैं जो कि एक डार्क रूम के अंदर एंटर होती है। और तभी उनके सामने एक दरवाजा आता है जिस पर नाम लिखा होता है फिनिथ हिक डियो। फ्रेंच के लियाजो रूल को फॉलो करे तो ये बन जाता है फिनिथिक डियो, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है गॉड एंड्स हियर, यानी कि भगवान का रास्ता यहाँ पर खत्म होता है। जो थोड़ी ओल्डर नन थी उसके पास में एक चाबी थी उसी दरवाजे की जिससे वो अंदर जा सके, और अंदर जाने से पहले वो सिस्टर विक्टोरिया को कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर कुछ गलत हो तो क्या करना है। तभी सिस्टर विक्टोरिया उनके अंदर जाने के बाद में प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। मगर थोड़ी देर बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जो ओल्डर नन अंदर गई थी, बाहर आने पर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। तभी वो विक्टोरिया के हाथ में चाबी थमाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, कि तभी पीछे से एक डीमन नन आकर उसे ले जाती है। डरी हुई विक्टोरिया खिड़की के पास भागकर जाने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से निकल जाए, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा था। और ये होती है बेसिकली द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली एक डीमन जिसका नाम होता है वेलक। अब देखा जाए तो वेलक बेसिकली एक शैतान है, मगर चर्च में सभी से छुपकर रहने के लिए उसने द नन का कॉस्ट्यूम बनाया होता है। अगर हिंदू मान्यता की मानी जाए तो जिस तरीके से हम भगवान में विश्वास रखते हैं, अपनी श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो वैसे ही कैथोलिक ट्रेडिशन में लोगों का चर्च पर विश्वास होना गॉड के लिए उनकी वफादारी को दिखाता है। तो यहाँ पर ये जो वेलक है यानी कि द नन, ये लोगों का विश्वास तोड़ने की कोशिश करती है चर्च पर से बाकी लोगों का। अब कहीं ये बात आम लोगों तक फैल ना जाए कि इस चर्च में सचमुच बुरे हाथ से हो रहे हैं, इसी बात से घबराकर सिस्टर विक्टोरिया खुद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। वहीं पीछे से हमें वेलक का चेहरा भी दिखाया जाता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और तभी हमें दिखाई पड़ता है इस कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर फ्रेंची। अभी किरदार बहुत ज्यादा खास है, इसका कुछ रोल फर्स्ट पार्ट में भी है और सेकंड पार्ट में भी है। खैर सेकंड पार्ट की बात आगे करी जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, वो यहाँ पर सिस्टर विक्टोरिया की डिकम्पोज्ड बॉडी को देख पाता है। तो कहीं शहर में अफरा तफरी ना मच जाए इस बात को लेकर के, इसलिए वो उस बॉडी को छिपा देता है। मगर ये बात कैसे तैसे करके वेटिकन्स के ऑफिशियल्स को पता चल जाती है। एक तरीके से इन लोगों को यहाँ का ट्रस्टी कह सकते हैं जो इस चर्च को फंड वगैरह भी करते हैं। दो सिस्टर्स के ऊपर हुए भारी हमले को देखकर यहाँ की कमेटी फादर बर्ग को बुलाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ भिजवाते हैं, लेकिन ये काम ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसलिए यहाँ पर एक और पर्सन को चूज किया जाता है जिसका नाम होता है सिस्टर आयरीन। और व्यूअर्स को ये बताया जाता है कि इन्हें इसलिए चूज किया गया क्योंकि रोमानिया को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, जैसे वहाँ का पुराना कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, लोगों का भगवान में कितना दिल है, ये सब कुछ। फिलहाल वो एक टीचर होती है जो कि स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाया करती थी, मगर अभी तक वो एक पूरी नन नहीं बनी थी क्योंकि उसके लिए एक ओथ लेनी पड़ती है। इस ओथ में शामिल होता है कि अब वो अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करने वाली है और जो भी अभी तक उसने गुनाह किए हैं उसके लिए उसे माफ कर दिया जाए। इनफैक्ट एक तरीके का कन्फेशन करना होता है गॉड के साथ में, तब जाकर के एक सिस्टर एक कंप्लीट नन में कन्वर्ट होती है। जिसके बाद डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है रोमानिया के एबे ऑफ सेंट कार्टा में, जहां पर हम देख पाते हैं फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन को, जिनकी मुलाकात यहाँ आते के साथ ही फ्रेंची से हो जाती है क्योंकि फ्रेंची ने ही उस लाश को सबसे पहले यहाँ पर देखा था। जिसके बाद फ्रेंची उन्हें उस चर्च के कैसे छिपे दरवाजे के पास लेकर जाता है जहाँ से बेसिकली कभी लोग अपना राशन लिया करते थे। मगर जैसे ही फ्रेंची उस बॉडी को देखता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि उसने जब फर्स्ट टाइम इस बॉडी को रखा था तो उसकी पोजीशन लेटी हुई थी, मगर आज वो बैठी हुई है। तो आखिर कोई मरा हुआ इंसान बैठ कैसे सकता है।
तभी फादर बर्क की नजर उनके हाथों में मौजूद उस चाबी पर जाती है जो कि उस ओल्डर नन ने उसके हाथ में दी थी। वो उसे ले लेते हैं और फिर उसका एक प्रॉपर फ्यूनरल होता है। और जब ये तीनों वापस से एबे में लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ खून की बूंदें नजर आती है। चेक करने पर मालूम चलता है कि वो तो फ्रेश है। तभी उनके दिमाग में बात खटकती है कि आखिर कोई शख्स अगर 3-4 दिन पहले मर चुका है तो उसका खून तो सूख जाना चाहिए, आखिर इतना फ्रेश कैसे है। जैसे ही लोग अंदर कदम रखते हैं तो एक काले बुरखा पहनने वाली औरत, जैसे कि एबिस कहा गया है इस मूवी में, वो इन्हें रोक देती है और कहती है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। सिस्टर आयरीन उनकी बातों को सुनकर डर चुकी थी क्योंकि उनकी आवाज बड़ी ही भयानक थी। कि तभी फादर बर्क का कहना था कि हम यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आए हैं, हमें अंदर जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। जिस पर एबिस बताती है कि रात हो चुकी है, इस वक्त आपका यहाँ पर काम करना ठीक नहीं रहेगा, तो क्यों ना आप आज रात को ही रुक जाएं और सुबह अपने काम की शुरुआत करें। अब क्योंकि ये एबे बहुत ज्यादा बड़ा था, यहाँ पर ढेर सारे रूम्स थे, तो ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मगर फ्रेंची को यहाँ पर रुकना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से भागकर जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी उसे सिस्टर विक्टोरिया चलते हुए नजर आती है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। हालांकि फ्रेंची यहाँ कुछ पता लगा पाता, लेकिन तभी उस पर एक डीमन नन का हमला हो जाता है, दूसरे शब्दों में वेलक भी कह सकते हैं। मगर उसके पास में एक क्रॉस का सिंबल था जिसकी मदद से वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर हम फादर बर्क और सिस्टर आयरीन को देख पाते हैं जिनके बीच में पास्ट से रिलेटेड कुछ बातचीत होती है। आयरीन बताती है कि मुझे कई बार डरावने सपने आए, मगर उनमें से एक सपना जो कि बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो बर्क का पूछना था कि आखिर वो क्या है, जिस पर आयरीन बताती है कि मुझे मदर मेरी की आंखें दिखाई पड़ती है और वो बार बार एक उंगली के जरिए सामने की ओर इशारा करती है और ये लाइन बार बार रिपीट होती है कि मैरी पॉइंट अवे, यानी कि मदर मेरी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तभी फादर बर्क भी बताते हैं कि मुझे एक बार फ्रांस में एक डैनियल नाम के लड़के का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया गया था। एग्जॉर्सिज्म का हिंदी में मीनिंग होता है झाड़ फूक। इस काम में बड़े ही फोकस की नीड होती है और उस टाइम कुछ गलती हो जाने की वजह से उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है और वो एग्जॉर्सिज्म ठीक तरीके से फुलफिल नहीं होने की वजह से वो लड़का बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर रहा होता है और उसकी जान चली जाती है, जिसकी मौत का जिम्मेदार फादर बर्क अपने आप को समझते हैं। अक्सर उन्हें डरावने सपने भी आया करते थे जहां पर वो डैनियल को अपनी आंखों के सामने पाते थे। देखा जाए तो इन दोनों की ही कहीं ना कहीं कोई कमजोरी थी और इस एबे में बात करके उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन उस वलक तक पहुंचा दी थी। अब इसका फायदा ये वलक कैसे उठाएगी वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है रात में और तभी फादर बर्क को कुछ म्यूजिक की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उन्हें पुकार रहा है। तो उसे खोजते खोजते वो एबे से बाहर निकल आते हैं जंगल में और पहुंच जाते हैं ग्रेवयार्ड तक। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान, जहां पर लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। यहाँ के ट्रेडिशन में कब्र के ऊपर एक घंटी भी बांध दी जाती थी ताकि अगर उसमें कोई जिंदा है यानी कि आत्मा और बताना चाहती है लोगों को कि मैं बाहर आना चाहती हूँ या फिर मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरे अंदर जान है, कि तभी फादर बर्क के ऊपर हमला हो जाता है। उसी पुराने डीमन यानी कि जो पुराने आत्मा को वो काबू ठीक से नहीं कर पाए थे, वो डैनियल आकर उन्हें परेशान करने लगता है कि तभी वहां पर एक सांप भी पहुंच जाता है जो कि उन्हें डस लेता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डीमन था कि इन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वो उन्हें जिंदा का जिंदा एक कब्र में दफना देता है। उसी रात को आयरीन को भी लगने लगता है कि कोई तो है जो उसके आसपास घूम रहा है कि तभी अचानक से शीशे में आकर वलक की परछाई उस पर हमला कर बैठती है। आयरीन पूरी तरीके से डर चुकी थी और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। जंगल में आगे भागते वक्त उसे भी वही बैल की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि कब्र के ऊपर लगाई जाती है। पहले आयरीन को लग रहा था कि ये सिर्फ हवा की वजह से घंटी बज रही होगी, लेकिन तभी उसे पुराने ट्रेडिशन के बारे में मालूम चलता है कि ये लोग घंटी तब लगाया करते थे ताकि अंदर जो आत्मा या फिर बॉडी है वो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बता सके। तो इसीलिए वो एक खुदाई करने का औजार लेकर उस कब्र को खोदने लगती है कि तभी उन्हें फादर बर्क मिलते हैं। हालांकि ऐसा करने में कामयाब तो हो चुकी थी मगर तभी वहां पर ढेर सारी रिंग्स बजने लगती हैं। ये लोग कैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचाकर निकलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिस कब्र से वो निकल कर आए थे उन्हें वहां से कुछ बुक्स भी मिली थी जिन्हें उन्होंने अपने साथ में ले लिया था। अब नेक्स्ट डे ये लोग वापस से एबे के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एबेस होती है वो एंट्री दिलवाती है सिर्फ और सिर्फ सिस्टर आयरीन को। तब उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है जहाँ वो देख पाती है कि चैपल में काफी सारी नन्स प्रेयर कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी मुलाकात सिस्टर ओआना से होती है जो कि बताती है कि यहाँ पर काफी टाइम से बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये सारा काम वलक का है। जिस पर आयरीन कहती है कि आखिर ये है कौन, इसका पास्ट क्या है, ये हमें परेशान क्यों कर रही है, लोगों से इसकी क्या कनेक्टिविटी है। जहाँ पर ओआना द नन से रिलेटेड एक पास्ट की स्टोरी बताती है कि आज से काफी सालों पहले इस राज्य के राजा या फिर कहें कि शासक ने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए नर्क से एक आत्मा को बुला लिया, मगर गाँव के लोगों को इस
बारे में पता चल गया और वो इस रिचुअल को बीच में रोकने के लिए ही पहुंच गए और जीसस क्राइस्ट के ब्लड की मदद से उन्होंने इस रिचुअल को रोका ताकि नर्क से वो भयानक आत्मा धरती पर ना आ सके। हालांकि उस मोमेंट के लिए वो आत्मा वहां से चली तो गई थी, मगर ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो वापस जरूर आएगी। अब क्योंकि ये वक्त 1952 का था तो इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जहां पर कुछ बड़े बड़े एयर स्ट्राइक्स हुए थे, यानी कि बम धमाकों की वजह से वो सील टूट गई जिसके अंदर उस नर्क की आत्मा को कैद करके रखा हुआ था। इसी बीच फादर बर्क, जिन्हें की वो किताब मिली थी, उस कब्र से वो उसे रीड करने लगते हैं और तब उन्हें मालूम चल जाता है कि वो डीमन यानी कि नर्क से निकली आत्मा, जिसे कि एक वक्त पर जीसस क्राइस्ट के खून की मदद से रोका गया था और एक शील्ड बना दी गई थी यहीं इस चैपल के नीचे, ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड वॉर के चलते जो एयर स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से वो शील्ड टूट गई और अब उसने बाहर आकर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है फ्रेंची की तरफ, जो कि डर के मारे अब उस जगह से भाग चुका था और वो आकर एक बार में ड्रिंक लेने लगता है। तभी बारटेंडर और उसके बीच में बातचीत होती है। बारटेंडर का पूछना था कि आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, जहाँ पर फ्रेंची का बताना था कि कुछ ऐसी भयानक घटनाएं जो कि उसने दी एबे ऑफ कार्टा में देखी। तभी उस बारटेंडर का कहना था कि कुछ दिनों पहले ही एक 12 साल की बच्ची की डेथ हो चुकी थी उसी प्लेस पर, क्या अभी भी कोई वहां पर है। तब फ्रेंची को ये बात सुनकर पता लगता है कि इस वक्त फादर बर्क और सिस्टर आयरीन वहां पर मौजूद है, उसे उनकी मदद के लिए वहां पर अगेन जाना ही होगा, नहीं तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। यहाँ पर फादर बर्क को जब वेलक यानी कि उस नर्क की आत्मा के बारे में सारी सच्चाइयां मालूम चल चुकी थी तो वो एबे में अंदर यानी कि चैपल तक जाने की कोशिश करते हैं, तो एबेस उन्हें रोक देती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। जिस पर फादर बर्क का कहना था कि अब उस चाबी का क्या करूं जो मुझे सिस्टर विक्टोरिया के पास मिली थी। जिस पर एबेस कहती है कि अब उस चाबी का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। फादर बर्क को ये सारी चीजें बहुत ही गलत लग रही थी, इसलिए वो एबेस की बात ना मानकर सीधा चैपल की तरफ जाने लगता है कि तभी डीमन उस पर हमला कर देती है और तब मालूम चलता है कि ये तो वो ओल्डर सिस्टर थी जिसने सबसे पहले उस दरवाजे में जाने की कोशिश करी थी, जिसका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था और अब वो पूरी तरीके से उस बुरी आत्मा के थ्रू पजेस्ड हो चुकी थी। लेकिन फादर बर्क कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर उससे भागते हैं। यहाँ अब तक सिस्टर आयरीन पर वेलक ने हमला कर दिया था। उसकी आवाजें सुनकर फादर बर्क उसे बचाने के लिए जाते हैं, मगर वो भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन सही मौके पर यहाँ फ्रेंची पहुंच चुका था जिसके पास में शॉटगन थी और उसकी मदद से वो इन दोनों की ही जान बचा पाता है। इस बीच सिस्टर आयरीन को सारी की सारी नन्स प्रे करती हुई दिखाई पड़ती है, इसलिए वो भी भगवान से प्रार्थना करती है कि सारी चीजों को ठीक कर दिया जाए। मगर इतने में ही एक काली शक्ति आकर सिस्टर आयरीन की पीठ पर एक पेंटागन बना देती है। पेंटागन कह सकते हैं कि एक शैतानी चिन्ह। सिस्टर आयरीन हैरान हो चुकी थी कि आखिर भगवान की प्रार्थना करने पर उसे दुख क्यों पहुंच रहा है, ये सारी नन्स आखिर उससे चाहती क्या है। कि तभी यहाँ पर फ्रेंची और फादर बर्क पहुंच जाते हैं, जो कि कहते हैं कि आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस पर आयरीन बताती है कि यहाँ पर तो ढेर सारी नन्स थी, हम सभी भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, तो आखिर वो सारी कहाँ चली गई। तब इन्हें बाद में मालूम चलता है कि वो भगवान की नहीं, वो तो शैतान की प्रार्थना कर रहे थे और उसी ने ही आयरीन को वो पेंटागन दिया। तभी इन्हें वहां पर सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है और अब जाकर इन्हें ये मालूम चलता है कि सिस्टर विक्टोरिया ने जानबूझकर सुसाइड नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस किया था। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत से वो वाला प्लॉट रिवील होता है कि ओल्डर सिस्टर ने कहा था कि तुम्हें पता है कि अगर मुझे नुकसान पहुंच जाए तो तुम्हें क्या करना है। तो बेसिकली हुआ ये होता है कि नर्क से जब कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो उसे एक इंसान की जान लेनी पड़ती है खुद से, लेकिन अगर कोई अपना ही सैक्रिफाइस कर दे यानी कि अपनी जान सामने वाले डीमन को ना लेने दे और खुद से ले ले तो नर्क से वो आत्मा धरती पर नहीं आ सकती। बेसिकली एक जान दो पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच का एक ब्रिज होता है जो कि इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। अब इन तीनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस वेलक यानी कि शैतानी आत्मा को इस एबे से बाहर नहीं जाने देंगे। मगर इनकी पावर्स अभी तक कम इसीलिए थी क्योंकि सिस्टर आयरीन अभी तक पूरी तरीके से नन नहीं बनी थी, जहां पर फादर बर्क उसे सहारा देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये सचमुच कर सकती हो। सिस्टर आयरीन भगवान के सामने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देती है, सारा कन्फेशन कर देती है अपने पूरे गुनाहों के लिए जो कि उसने पास्ट में किए होते हैं, उनके लिए माफी मांगती है और एक ओथ यानी कि शपथ लेने के बाद में बन जाती है नन। जिसके बाद ये तीनों ही तैयार हो जाते हैं उसे खत्म करने के लिए और छानबीन करने लगते हैं जीसस क्राइस्ट के ब्लड की, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हीं के खून की मदद से ही उस नर्क से निकली आत्मा को रोका गया था। लेकिन इसी बीच इन पर काफी बार हमले भी होते हैं, जानलेवा मोमेंट क्रिएट हो जाते हैं, ये तीनों ही बहुत मुश्किल में होते हैं कि तभी आयरीन को मदर मैरी दिखाई पड़ती है जो कि एक तरफ इशारा कर रही थी और बेसिकली ये उसका वही पुराना सपना था जो कि बार बार उसे आया करता था कि मदर मैरी
ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और जहाँ वो उसे रास्ता दिखा रही थी ये वो दरवाजा था जिसकी चाबी से इन्हें मिल जाता है जीसस क्राइस्ट का ब्लड। इसी बीच वेलक यानी कि नर्क से निकली आत्मा इन तीनों पर ही हमला कर देती है कि कहीं उसका वजूद खत्म ना हो जाए, और अब वो इन तीनों को ही नर्क में डालकर अपने आप को आजाद कर लेना चाहती थी। और जैसा कि उसने इन दोनों के ही पुराने भयानक सपनों के बारे में जान लिया था कि डैनियल का जो एग्जॉर्सिज्म बिगड़ा था और ऊपर से आयरीन को जो पुराने सपने आया करते थे उसे डराते थे, तो उन्हीं सपनों का सहारा लेकर वो इन पर हमला करती है। एक सांप जो कि ऑलरेडी फादर बर्ग पर हमला कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन जो कि अब उस आत्मा से पजेस्ड होकर फ्रेंची पर हमला कर बैठती है। लेकिन तभी किस्मत से फ्रेंची के हाथ में जीसस क्राइस्ट का ब्लड लग जाता है जो कि वो उस पर दे मारता है। हालांकि ऐसा करने से वेलक डीमन आयरीन के शरीर से तो अलग हो चुका था, मगर अभी भी इन तीनों के ही ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा था कि तभी वो सांप फादर बर्ग को पानी की गहराइयों में खींचकर जान से मारकर शैतान को नर्क के रास्ते से धरती पर लाना चाहता था। और अब तो उसने आयरीन को भी डुबाकर मारने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी आयरीन के मुंह पर जो जीसस क्राइस्ट का ब्लड फ्रेंची ने फेंका था तो उसके मुंह में कुछ ब्लड की बूंदें अभी भी थी, और तभी आयरीन उन बूंदों को वेलक पर मार देती है। ऐसा करते के साथ ही वेलक का पूरा शरीर खत्म होने लग जाता है और पूरा पानी जो कि नर्क से निकला था वो अगेन नर्क में जाने लगता है। धीरे धीरे करके वेलक यानी कि नर्क से निकलने वाला शैतान अब खत्म होने लगा था। ये तीनों ही भगवान यानी कि गॉड की प्रार्थना वगैरह करने लगते हैं और तभी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब इस चैपल को या फिर कहें कि इस पूरे एबे को ठीक कर लेने के बाद में अब वक्त था अपने अपने घर जाने का, जहाँ पर आयरीन फ्रेंची को उससे उसका पूरा नाम पूछती है तो वो बताता है कि मेरा नाम है फ्रेंच मॉरिस। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि मॉरिस के गर्दन पर उल्टा क्रॉस बना हुआ है, यानी कि किसी तरीके से वेलक ने अभी भी अपना एक छोटा सा अंश उसके अंदर छोड़ दिया था। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम द कॉन्जरिंग के एड लॉरेन को भी देख पाते हैं जो कि बुरी आत्माओं पर एग्जॉर्सिज्म करके उन लोगों को भयानक माहौल से बचाते थे जो कि उन पर हावी हो चुके थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है मॉरिस के साथ में जो कि ऑलरेडी पजेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि वेलक एक बार फिर से आएगी, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये हॉरर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।